हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आई होप कि आप लोगों ने रिवीजन भी पूरा कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ गो बैक एंड रिवाइज। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया, मेरे जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका आंसर दिया कमेंट सेक्शन में। एंड इस बार भी देखो लड़कियां जीत गई, बहुत सारी गर्ल्स ने रिप्लाई किया है। सो आई टेल देयर नेम्स: वंशिका, करुणा, नेहा, स्वदीप, सोनम, शिवांगी, दिव्या, शिवी, मिष्ठी, शैलजा, आशीष, प्रियंका, रजत एंड स्वप्निल। एंड आई एम सो हैप्पी आप सब लोगों ने रिप्लाई किया। सो प्राउड ऑफ यू। आज के क्वेश्चंस पूछती हूँ मैं। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उन सबके आंसर्स देना कमेंट सेक्शन में। देखो, अगर कोई चीज़ याद नहीं होती, कोई इंसान आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आपको याद नहीं होता ना, तो ईगो पे लगती है बात, और फिर जो उसका आंसर होता है वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाता है। ट्रस्ट में। तो हमको ना आज के क्वेश्चंस नहीं आता, वापस नोट्स को रिवाइज करो, गूगल करो और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो टुडेज क्वेश्चन है नंबर 1: Who is the father of nuclear power in India? Number 2: Who is the father of green revolution in India? इंडिया का पूछ रही हूँ, वर्ल्ड का नहीं। Then what is golden revolution? What is silver revolution? And the last question is chronology बताओ। इंडिया में जो एनर्जीज हैं, वेदर इट्स थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर और इट्स न्यूक्लियर एनर्जी, रीन्यूएबल एनर्जी, इनकी क्रोनोलॉजी बताओ, ठीक है। प्लीज़ कमेंट डाउन, आपको खुद को याद रहेगा और ये क्वेश्चन अगर आ गया ना पेपर में तो फिर रिग्रेट होगा, है ना। स्टार्ट करते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक बचा है ट्रांसपोर्ट करके, इसको कवर अप करेंगे, फिर हम आते हैं हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। फर्स्ट हमारा ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ना 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना। फर्स्ट वन इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। इफ दिस इज इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को हमने कवर किया, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल जैसा बनाता है, राइट। एंड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्योंकि ट्रेड के लिए, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस अगर आपको क्या करेंगे, आपसे पूछेंगे कि विच 4 सिटीज़ आर इंक्लूडेड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। देन कम नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है? ये इंडिया है, तो इंडिया के नॉर्थ एंड साउथ में ईस्ट एंड वेस्ट में इसको कनेक्ट करता है, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है? ये लॉन्गेस्ट है, इसका ना लेंथ इसमें गलत दिया हुआ है, इट इज़ 4000 समथिंग, ये स्विच हो गया, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना। तो नॉर्थ साउथ कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी, ठीक है। ईस्ट वेस्ट कहाँ से कहाँ तक है? सिलचर से लेकर के पोरबंदर ऑफ गुजरात, ठीक है। तो 4122 जो है ये हमारा नॉर्थ से साउथ वाले का है, याद रखना, ठीक है। अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार मार्क कर लो। ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ वाला जो कॉरिडोर है वो मीट कहाँ पे होता है? झांसी, उत्तर प्रदेश, स्टार मार्क, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे होते हैं? तो झांसी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इफ दिस इज इंडिया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा नॉर्थ साउथ है और ये हमारा ईस्ट वेस्ट है। समझ गए? आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में तो इतना कुछ है नहीं इसमें, बस ये याद रखो कि ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट क्यों है यार। अगर आपको एग्रीकल्चरल जो भी एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन, आप खुद इधर से उधर घूमना चाहते हो, आप कहाँ से जाओगे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जाओगे ना। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द नर्वस सिस्टम ऑफ इट्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो सब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही हो पाती है। आप ऑफिस भी जा रहे हो तो उसके लिए आपको रोड चाहिए भाई, राइट। अबाउट 83% ऑफ टोटल रूट्स आर रोड्स। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इंडिया में? रोड्स के थ्रू 83%, देन रेलवे, उसके बाद एयर एंड वाटरवेज। मैं इसको कैसे याद करती थी? मैं इसको खुद से रिलेट करती थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम मैं रोड से ही गई हूँ। मुझे अगर कहीं पे भी जाना है अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा मैंने ट्रैवल रोड से किया है। उसके बाद हम रेलवे जाते हैं, है ना। रोड्स तो हम रोज़ रोज़ यूज़ करते, तो रोड फर्स्ट पे आ जाएगा, रेलवे सेकंड पे आ जाएगा। अब देखो, एयर एंड वाटरवे बहुत रेयर है, मतलब एयर से तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ट्रैवल कभी किया तो किया, ठीक है। एंड वाटरवेज तो बिल्कुल ही नहीं किया, है ना। तो इस तरह से अपनी रैंक थोड़ा बना के याद कर लेना, ठीक। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, लैंड, एयर, वाटर, इसमें तो कुछ याद करने का है नहीं। आगे चलते हैं। स्टेट विद लार्जेस्ट लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लो। यहाँ पे बोला जो नेशनल हाईवेज है ना, उसमें लार्जेस्ट लेंथ किसकी है, ठीक है। तो टॉप 3 याद करना: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। तो इसको कैसे याद करें? देखो, लोग बाग ना नेशनल हाईवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते हैं, MUR। प्लीज़ यार ऑफेंड मत होना, बस अपना याद कर लो, किसी तरह से क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। अगर हम प्रोविंशियल हाईवेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र दोनों में टॉप कर रहा है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू नेशनल हाईवेज, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में याद रखना कि ये 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। क्रिसमस पे याद रखना, क्रिसमस पे लॉन्च हुई थी, ठीक है। देन 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। इसमें हमने क्या कनेक्टिविटी कैसे प्रोवाइड करी? 1000 और मोर पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया एंड 500 और मोर पॉपुलेशन इन हिली, डिजर्ट और ट्राइबल एरिया, ठीक है। थर्ड फेज हमारा दिसंबर 2019 से स्टार्ट हुआ था। ये 2 फैक्ट्स याद कर लेना बस, ठीक। आगे चलते हैं। नाउ, अब यहाँ पे दे रखा है
नेशनल हाईवे इंडिया के और उनकी लेंथ और कहाँ से कहाँ तक है। क्या हमें सारे याद करने हैं? नो, इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। हम क्या करेंगे, टॉप 3 को याद कर लेंगे और वो भी हमें ऑलरेडी याद है। कैसे? देखो NH44 कौन सा है? जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला कॉरिडोर था ना, दैट इज हमारा NH44। और जो हमारा ईस्ट वेस्ट वाला कॉरिडोर था दैट इज NH27। तो दो तो भी हमने पढ़े तो हमें याद हो गए। कैसे? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, NH27 पोरबंदर से सिलचर। ठीक है, इसकी लेंथ देख लेना, बस देख लो ऊपर से कि चलो 4100 समथिंग है, ये 3500 समथिंग है। ठीक है, देन NH48 आता है, ये है दिल्ली से चेन्नई। क्वाड्रिलेटरल वाला देखा था ना हमने, तो दिल्ली से चेन्नई वाला, दिल्ली से चेन्नई का मान के चलो, इट इज़ 48, दैट इज 2807। ठीक है, तो टॉप 3 याद कर लो, बाकी बस देख लो, कुछ इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज वॉज फाउंडेड ऑन 16 अप्रैल 1953। और ये ना बेसिकली ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे। उनका ये एम था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको ट्रेड बढ़ाना था, उनको अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था, उसके लिए और पेड़ काटने थे, उसके लिए उन्होंने हमारी रेलवेज को सेटअप किया। तो फर्स्ट जो रेलवे थी वो कहाँ से कहाँ तक की थी? इंपॉर्टेंट है स्टार मार्क करना, मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, 34 किलोमीटर की थी, 1853 में आई थी। राइट नाउ इंडियन रेलवे बोर्ड स्टैब्लिश कब हुआ था? 1905 में। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात। ठीक है, देन इंडिया फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बड़ौदा, गुजरात। ठीक है, देन कोलकाता मेट्रो रेल स्टार्टेड ऑन 24 अक्टूबर 1984। फर्स्ट बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद से लेकर के किसने अप्रूव करी थी? आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो फर्स्ट बुलेट ट्रेन कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद मतलब द रिचेस्ट सिटीज मान के चलो। ठीक है, मुंबई से अहमदाबाद। देन मेजर रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है? इसमें ना आपको इसको जो हेडक्वार्टर है, मतलब कहाँ जहाँ पे ये है वो एग्जैक्ट इसकी लोकेशन याद रखनी है। ठीक है, तो रेल कोच कहाँ बनते हैं? रेल कोच की फैक्ट्री कहाँ पे है ना? कपूरथला। देन रेल व्हील, यहाँ पे व्हील की बात हो रही है, तो व्हील कहाँ पर है? बैंगलोर। ठीक, तो व्हील बी ऐसे करके याद रखना। ठीक है, सी के जैसा सिमिलर साउंड हो रहा है ना। देन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर है? वाराणसी। ठीक है, डीजल DV। अब देखो सी और के सिमिलर सा साउंड होता है, W और B ब। ठीक है, फिर डीजल एंड वाराणसी, D और V सिमिलर साउंड होता है। इस तरह से याद करो। देखो मैं कह रही हूँ, इन चीज़ों को दिमाग में रखोगे ना तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इंटीग्रल कोच की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है? पेरम्बर। ठीक है, पेरम्बर। ठीक है, देन हम मॉडर्न कोच की बात करें तो इसका है रायबरेली। ठीक है, याद कर लेना। आगे चलते हैं। नोट, द स्टेट ऑफ सिक्किम करंटली लैक्स रेल सर्विसेज, प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो अभी सिक्किम में रेलवे नहीं है। ठीक है, देन वाटर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। इंडिया इनलैंड वाटर अथॉरिटी स्टैब्लिश ऑन 27 अक्टूबर 1986 एट कोलकाता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो वाटरवेज में ना एक बात हमें याद रखना है, बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा बट मैच द कॉलम करके आ जाएगा। तो हम ना इसको मैप में देखते हैं, मैप देख लेंगे ना तो अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। देखो जो फर्स्ट हमारा नेशनल वाटरवे आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना, जो रिवर्स के थ्रू अगर हम ट्रैवल करें, है ना, यूजुअली शिप के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ठीक है, उसको हम वाटरवे बोलते हैं। जैसे नेशनल हाईवे होता है ना हमारा रोड का, वैसे वाटरवे हमारा पानी का होता है, सिंपल। ठीक है, अब इसमें ना काफ़ी सारे वाटरवेज हमारे दे रखे हैं। हमें क्या याद रखना है कि वाटरवे कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और या कौन सी मेजर रिवर पर है। ठीक है, जैसे फर्स्ट हमारा जो नेशनल वाटरवे है वो है गंगा के ऊपर, और यही सबसे बड़ा है। गंगा रिवर इंडिया में सबसे बड़ी है, राइट। और सबसे बड़ा कौन सा है? यही गंगा रिवर के ऊपर नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, तो 1 से याद रखना गंगा, और गंगा है तो सबसे लॉन्गेस्ट भी है। तो कहाँ से कहाँ तक है? हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद। ठीक है, नेशनल वाटरवे 2 कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र। सेकंड नंबर पे कौन सी रिवर आती है? ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र पे है। ईजी, देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिस इज ब्रह्मपुत्र। कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी से लेकर के सादिया तक। ईजी। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। तो नेशनल वाटरवे थर्ड कहाँ पर है? वेस्ट कोस्ट कनाल। ये है कोलम से लेकर के कोटापुरम तक। ठीक, केरला में आता है। के। ठीक है, तो 3 के। देखो के में भी क्या है? 1 2 3, ये के हो गया, तो इसको याद रख लेना। फोर्थ वाला कहाँ है? गोदावरी एंड कृष्णा कनाल्स पे। ठीक है, फिफ्थ वाला कहाँ है? ब्राह्मणी डेल्टा कनाल्स पे। ठीक है, एंड सिक्स्थ बहुत छोटा सा है, इसको याद रखना, बराक पे। इसको अब हम इसका बेसिकली ये टेबल देखते हैं। तो हमने अभी देख लिया, इसको अच्छे से याद हो गया होगा, थोड़ा रिवाइज करो, ये मैप को बार बार देखो। तो जो फर्स्ट नेशनल वाटरवे वो कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। सबसे बड़ा है, कौन सी रिवर पर है? गंगा रिवर पर। सेकंड नेशनल हाईवे कहाँ पर है? सादिया से धुबरी तक। कहाँ? ये कौन से रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र पे। थर्ड वाला हमने देखा कोलम से कोटापुरम, केरला। ठीक है, फोर्थ हमारा कहाँ है? काकिनाडा से लेकर के मराकनम
5th वाला कहाँ पर है, तलचर से धर्म, इसको देखो, इसको एक बार देखते हैं, सी तलचर धर्म, दिख रहा है ना। आगे चलते हैं, फिफ्थ वाला हमने देख लिया। 6th वाला का है हमारा लाखीपुर से भंगा, लाखीपुर से भंगा, ये छोटा है, टाइनीएस्ट है। तो ये हमने, अब आपको दिख रहा होगा कि मोटा माटी अगर आप 4th वाले को थोड़ा हटा दो, ठीक है, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ये याद रखना कि 4th वाला जो है ना, दैट इज 2nd नंबर पे। आई एम वेरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। जो 4th वाला है ना, उसका 2nd नंबर पे सबसे लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट है हमारा गंगा, देन कम्स कृष्णा गोदावरी, एंड देन कम्स ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसमें ऐसा करना कि इसमें 2 रिवर है तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इसको याद रखना, ठीक, कंफ्यूज मत करना। आगे चलते हैं। देखो पोर्ट्स, एक बार पोर्ट्स को भी देख लेते हैं। सी दीज आर द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, इसको स्टार मार्क कर लो। इसमें याद करने के लिए कुछ है ही नहीं, इट्स वेरी इजी। अब कोलकाता पोर्ट है तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल स्टेट में होगा, हुगली रिवर है, इजी। मुंबई पोर्ट है तो ज़्यादातर पोर्ट सी पे होते हैं। कोलकाता पोर्ट क्या है, रिवर पे है, ठीक है। तो मुंबई वाला महाराष्ट्र में, इजी, इसमें कुछ याद नहीं करना। चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरला, ठीक है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। प्रदीप याद रखना, प्रदीप कहाँ पे है, उड़ीसा। ये सब क्या है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कोची केरला वाला तो ऑब्वियसली अरेबियन सी में होगा, मुंबई ऑब्वियसली अरेबियन सी में होगा, इसमें तो कुछ याद नहीं करना, ठीक है। टूटीकोरन तमिलनाडु, ठीक है। मुर्मुगांव गोवा, ठीक है। एंड कांडला पोर्ट कहाँ पर है, जिसको दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, गुजरात में, ठीक। आगे चलते हैं। अदर पोर्ट्स के फैक्ट क्या, देखो चेन्नई पोर्ट इज द ओल्डेस्ट एंड ऑल वेदर आर्टिफिशियल हार्बर, स्टैब्लिश इन 1879, ठीक है। हल्दिया पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल पोर्ट। तो एक्सटर्नल पोर्ट में कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, हल्दिया पोर्ट, ठीक है। नेशनल इनलैंड शिपिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, पटना में। स्टैब्लिश कब होता है, डेट की याद करना जरूरी नहीं है, बट इनलैंड शिपिंग इंस्टीट्यूट कैसे याद रखोगे, पटना में, ठीक। नाउ शिप बिल्डिंग इन इंडिया में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कब स्टैब्लिश हुआ था, 1972 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, कोची केरला। लार्जेस्ट शिपयार्ड है फॉर शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर, तो याद रखना कहाँ पर है, कोची केरला। अदर मेजर शिपयार्ड्स कहाँ पर है, हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश। गार्डन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। इसको कैसे याद रखेंगे कि वेस्ट बंगाल है, बड़े बड़े डेल्टाज हैं, बहुत बड़े बड़े डेल्टा है। तो अगर आप डेल्टा पे खड़े हो, वहाँ पे घास वास उग रखी है थोड़ी बहुत, पेड़ पौधे तो होते नहीं है, छोटी बहुत घास वास हो रखी है, तो आपको क्या लगेगा ये तो बहुत बड़े बड़े गार्डन्स हैं। तो ऐसा लगना गार्डन कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। देन मज़ागांव महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र जाओगे तो मज़े आएंगे ना, एम, ठीक है। महाराष्ट्र जाके मज़े आ गए तो मज़ागांव, ठीक है। आलंग गुजरात में कहाँ है, इट इज़ द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है। आलंग, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड है, ठीक है। देन मुंबई में JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ये, ठीक है। उसके बाद दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट। विशाखापट्टनम में क्या है, इंडियाज बेस्ट नेचुरल एंड डीपेस्ट पोर्ट, याद रखना, ठीक है। कांडला पोर्ट, इट इज अ टाइडल पोर्ट एंड इट इज लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम, ठीक है। मतलब कार्गो हैंडलिंग में जब हम बात करते हैं तो उस वॉल्यूम में दिस इज दी लार्जेस्ट, इजी। आगे चलते हैं। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सिविल एयर ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड इन 1911, ठीक है। मेजर इंटरनेशनल पोर्ट्स, इसमें देखो बहुत याद नहीं रखना, इट्स वेरी इजी, बस देख लो। हमें हमारे लिए यूपी वाले याद रखने हैं, तो कुशीनगर एयरपोर्ट, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स यूपी में ही है, ठीक है। तो कुशीनगर एयरपोर्ट्स उत्तर प्रदेश, ठीक है। इंदिरा गांधी का तो हमें पता ही है कि न्यू दिल्ली में, सुनते तो कुछ याद नहीं रखना। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल, तो छत्रपति शिवाजी महाराज का कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली इट्स इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, ईजी। नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, कोलकाता में, तो याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र कहाँ पर है, कोलकाता में। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, लखनऊ, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है वाराणसी, अगेन स्टार मार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन पोर्ट ब्लेयर, है ना। रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन अमृतसर एंड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज इन अयोध्या, अगेन स्टार मार्क। उत्तर प्रदेश वाले तो रट रहे होने चाहिए, ठीक है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लेते हैं, ठीक है। बोथ पावर एंड मैन्योर आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोगैस, ठीक है। तो बायोगैस प्लांट्स यू ऑलरेडी नो, जब जिसमें हम डेड एंड डिकेड मटेरियल को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बायोगैस से भी आप पावर जनरेट कर सकते हो, मैन्योर तो जनरेट होता ही है, जिसको आप एग्रीकल्चर में एज ह्यूमस यूज़ करते हो। इट इज़ अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। सिहारी कोटा इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। थुम्बा इज इन केरला। अच्छी बताओ इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस समवॉट रिलेटेड टू इसरो, ठीक है। इतना तो हिंट दे दिया तो पता चल ही जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक, ओके। आगे चलते हैं। पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान। यहाँ पे ना हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, पोखरण, ठीक है। देन जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, जबलपुर, MP। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, दिस वॉज इन करंट अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसको याद रखना। इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, रायपुर, छत्तीसगढ़।
आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश, AA याद रखना, ठीक है। इंदिरा गांधी में आर आ रहा है, रा इंदिरा रायपुर, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी वी ऑलरेडी नो, इट्स इन मेरठ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जबलपुर, जे। इस तरह से याद करोगे ना तो चीज़ें दिमाग में रहेंगी। आगे चलते हैं। अब देखो ट्रीज एंड फॉरेस्ट का कवर है। अभी बेसिकली क्या हुआ था 2023 में स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये हमने सारा डेटा लिख रखा है। टॉप 4 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में कौन सा है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है। CUO, ठीक है, QO, ऐसे करके कुछ याद करने की कोशिश करो। टॉप 3 स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? देखो इसको बहुत ध्यान से समझना। एक तो बोल रहे हैं कि लार्जेस्ट किस में, लार्जेस्ट मतलब जैसे इतना बड़ा एरिया है तो आपके पास अगर इतना बड़ा फॉरेस्ट है, दिस इज योर स्टेट नंबर 1, और इतना बड़ा फॉरेस्ट है तो ये इनका लार्जेस्ट है। अब मान लो ये है स्टेट नंबर 2 है, दिस इज स्टेट नंबर 2 और इनके पास इतना सा फॉरेस्ट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ स्टेट नंबर 2 के पास बड़ा फॉरेस्ट है या स्टेट नंबर 1? तो आप बोलोगे 1 के पास आता है, ऑब्वियसली एरिया इतना बड़ा लग रहा है, राइट। बट अगर परसेंटेज बोलूँ तो मान के चलो दिस एरिया इज 70% ऑफ स्टेट A, बट दिस एरिया इज 80% ऑफ स्टेट 2। भले ये एरिया में कम है, मान के चलो ये 100 किलोमीटर स्क्वायर है और ये है 500 मीटर स्क्वायर, तो ये एरिया बड़ा है, बट परसेंटेज देखो अगर स्टेट की तो दिस इज लेस, दिस इज मोर, अंडरस्टूड। तो उस पर्सपेक्टिव में क्या है? लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसको रीड करो, दिमाग में टिकेंगी ये चीज़ें, ठीक है। नाउ इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 में क्या है? रिलीज ऑन 21 दिसंबर 2024 बाय एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, ठीक है। पब्लिश बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछते हैं कि सेंटर कहाँ पे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है इसका सेंटर? दैट इज इन देहरादून, ठीक है। अच्छा ये बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे ना, मतलब मोस्ट देहरादून में बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 मूवी का भी शूटिंग हुई है, एंड उसके अलावा इसके सामने IMA का भी, मतलब थोड़ा ही आगे जाके IMA का भी हेडक्वार्टर वो है, सेंटर है। तो बहुत सुंदर जगह है, लिटरली इट्स वेरी ब्यूटीफुल। रिपोर्ट इज पब्लिश इन बाइनियल बेसिस, मतलब 2 साल में एक बार आती है, ठीक है। इट इज़ द 18th रिपोर्ट। अब देखो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है हमारा? 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 25%। होना आइडियली 33% चाहिए, ठीक है, 33%, बट हमारा कितना है? 25%, ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर कितना है? 21% एंड ट्री कवर हमारा 3.41%। याद रखनी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखो 25.17, 21.76 एंड 3.41, ठीक है। तो 25% है ऑलमोस्ट हमारा, ठीक है। उसमें से 3.41 याद रख लो, अब माइनस करके अपना इसका कैलकुलेशन निकाल लेना फॉरेस्ट का, ठीक है। अब क्या है? इंक्रीज कंपेयर टू 21, तो हमारा टोटल फॉरेस्ट इंक्रीज हुआ है, याद रखना। टोटल भी इंक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ट्री कवर भी इंक्रीज हुआ है। नाउ टोटल मैंग्रोव हमारा कितना है? 4,992 स्क्वायर किलोमीटर्स। बैम्बू का एरिया क्या है? टोटल बैम्बू होल्डिंग्स 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर्स, और ये भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक भी क्या है हमारा? इंक्रीज हुआ है, याद रखना, इंक्रीज हुआ है। कितना? 81.5 मिलियन टन है। ईजी। आगे चलते हैं। अब देखो फाइनली हम आ गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। बहुत ईजी है, इसको आराम से करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब देखो पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्स बना कैसे। तो इसके ना 2 कंसेप्ट है, मोनेस्टिक एंड डुअलिस्टिक। इसके डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। PCS का एग्जाम है, कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं इसमें, डायरेक्ट ही पूछ सकता है कि कौन सी हाइपोथेसिस किसने बनाई थी, मैच द कॉलम में। तो याद रखना, इमैनुअल कांट ने बनाई थी गैसियस हाइपोथेसिस, है ना। साइमन लेप्लास ने बनाई थी नेबुलर हाइपोथेसिस। डुअलिस्टिक में जब आता है, डुअलिस्टिक मतलब इसमें 2 कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब 2 चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज चैम्बरलेन एंड मोल्टन। ये हमारे NCERT में मेंशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देन जेम्स जीन एंड जेफरी ने बनाई थी टाइडल हाइपोथेसिस, ठीक है। HN रसल एंड लिटिनटन ने बनाई थी बाइनरी स्टार। अब देखो इसमें ना अगेन इतना डेप्थ में नहीं जाना है कौन सा क्या है, छोटे से कंसेप्ट में बता देती हूँ। मोनोस्टिक एंड डुअलिस्टिक का कंसेप्ट क्या है? तो नेबुलर हाइपोथेसिस और गैसेस हाइपोथेसिस का मानना था कि पहले ना एक गैस होती थी, ऐसे गैस थी सर्कुलर स्पाइरल में, ये गैस है, ठीक है। गैस में बहुत सारे पार्टिकल्स थे, ये पार्टिकल्स के एक दूसरे से टकरा रहे हैं, ठीक है। इनमें अट्रैक्शन हो रहा है, इनमें हीट जनरेट हो रही है, और इसमें इसके वजह से क्या हो रहा है? बीच सारे पार्टिकल्स ना बीच में आ गए, ज़्यादातर मतलब नॉट एवरी पार्टिकल, मैक्सिमम पार्टिकल्स बीच में आ गए, और ये बन गया हमारा यूथफुल सन। क्या बन गया हमारा? यूथफुल सन, ठीक है। तो दिस इज हमारा यूनिवर्स। ये नेबुला है जिसको गैस बोलते हैं, इसमें पार्टिकल्स हैं, बीच में काफ़ी सारे पार्टिकल्स बीच में इकट्ठे हुए, इसको हमने क्या बोला? यूथफुल सन, ठीक है। अब जो बाकी के पार्टिकल्स है ना, ये क्या हुआ? ये पहले एक बॉल था, अब ये रोटी के शेप में आ गए, डिस्क शेप में आ गए।
तो क्या हुआ, डिस्क शेप में आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। अब ये डिस्क टूट के बन गई रिंग्स में, तो दिस इज यूथफुल सन। ये एक रिंग है, ये 2 रिंग है, ये 3 रिंग है, इस तरह से रिंग्स के फॉर्मेट में बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रिंग्स में क्या है, इसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स आसपास में आते हैं और ये बना लेते हैं एक प्लैनेट, ठीक है। ये एक प्लैनेट, ये दूसरा प्लैनेट, ये तीसरा प्लैनेट, ये चौथा प्लैनेट। तो आज जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो पहले केवल एक गोला था, किसका, गैस का। उस गैस में क्या हुआ, गैस के बीच में बना यूथफुल सन, और ये जो पूरा का पूरा ये है ना गैस, ये डिस्क में कन्वर्ट होकर रिंग्स में कन्वर्ट हो गई, और यही रिंग्स क्या हुई, प्लैनेट्स बन गई। अंडरस्टूड? इतना इससे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। देन कम डुअलिस्टिक कंसेप्ट में आता है हमारा बाइनरी थ्योरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू। डुअल का मतलब क्या होता है, टू। तो इसमें क्या होता है ना, एक अप्रोचिंग स्टार होता है, एक नॉर्मल स्टार है, दिस इज अ सन, ठीक है। यहाँ से आता है एक वॉन्डरिंग स्टार, ये क्या है, वॉन्डरिंग स्टार। अब ऐसे मान के चलो, एग्जाम्पल कंसिडर करो कि ये आपकी आयरन फ्लेक्स है, और यहाँ पे अगर आप मैग्नेट रखोगे तो क्या होगा, ये आयरन फ्लेक्स थोड़ी इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल इससे टच हो जाएंगी, पर थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगी, राइट। क्यों, क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन। सिमिलरली क्या हुआ, जब ये वॉन्डरिंग स्टार हमारे सन के पास से गया ना, तो यहाँ पे ना अट्रैक्शन हुआ, इस एरिया में अट्रैक्शन हुआ। इस अट्रैक्शन की वजह से हमारा सन था ना, उसकी शेप चेंज हो गई। सन में ना ऐसे बल्ज आउट सिगार शेप चीज़ बाहर आ गई, ठीक है। ये शेप बाहर आ गई, क्यों, क्योंकि देयर इज अट्रैक्शन। सन इसमें जाके मिल तो गया नहीं, क्योंकि ये स्टार आया फिर आके अपने वापस आगे चला गया, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, देयर इज वन सन, एक और स्टार था, वो इस डायरेक्शन में आके यहाँ पे चला गया, ठीक है, यहाँ पे आया फिर ऐसे चला गया। जब वो इस पोजीशन में था तो सन में से एक ऐसे एक्सटेंशन बाहर आ गया, तो ये सिगार शेप चीज़ एक्सटेंशन बाहर आ गया। बट सन क्या था, सन रोटेट हो रहा था, सन रोटेट हो रहा था। अब जैसे कि सन रोटेट हो रहा है, तो ये जो पार्ट है ना, ये टूट के बाकी प्लैनेट्स में बन गया। तो हमारा जो सन था उसमें से ऐसे एक्सटेंशन बाहर आया, ये टूटा, ये इसके आसपास रोटेट होने लग गया, और यही टूट टूट के हमारे प्लैनेट्स बन गए। इजी, आगे चलते हैं। गैलेक्सीज एंड स्टार्स। अ गैलेक्सी इज नोन एज आकाश गंगा और मिल्की वे। शेप ऑफ गैलेक्सी इज वेरी, इट इज spiral, irregular and elliptical. In 2005, Pizzer Space Telescope gave the clear evidence that Milky Way galaxy is barred spiral in shape, disapproving earlier theories. ठीक है, मतलब आप बोलते ना कि क्या शेप है, अलग अलग जो थ्योरीज थी उसको डिसअप्रूव करके पता चल गया कि ओके, नाउ इट इज स्पाइरल इन शेप, इट इज irregular and it is elliptical. The universe is a collection of infinite galaxies. Each galaxy contains around 100 billion stars. मतलब हमारे पास इनफाइनाइट गैलेक्सी है, एक गैलेक्सी के अंदर 100 बिलियन स्टार्स हैं। हमें क्या लगता है कि हम, मतलब खुद सोचो ना, एक गैलेक्सी है, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट तो गैलेक्सीज हैं, उसमें एक गैलेक्सी, उस गैलेक्सी में जैसा हमारा सन है ना, वैसे 100 बिलियन स्टार्स हैं, और उनमें पता नहीं कितने प्लैनेट होंगे, और उसमें पता नहीं कितनी अर्थ होंगी, और हम अपने ऊपर इतना रौब झाड़ते हैं, हम ज़मीन पे भाई भाई लड़के एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, राइट। तो मतलब वी पीपल आर नथिंग एट कंपेयर टू यूनिवर्स। तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो लाइफ में, ठीक है। स्टार्स आर फॉर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस इन एन यूनिफाइड फॉर्म कॉल्ड नेबुला। नेबुला मतलब जो गैस मैंने बताई थी ना, तो किसकी बनी थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम की, याद रखना। ग्रेविटेशन फोर्स कीप द गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फॉर्म। फैक्टर्स बिहाइंड स्टार फॉर्मेशन, वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, इतना डिटेल में नहीं जाना है। ये बता रहे कि जैसे ये नेबुला थी, इसमें पार्टिकल्स थे, अभी पार्टिकल्स बीच में आ गए, कहाँ से, हीट आ रही थी, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड वेलोसिटी, इतना डेप्थ में मत जाओ, ठीक है। अट्रैक्शन है, अलग अलग थ्योरीज ने अलग अलग चीज़ें कही हैं। अब देखो ये ना, हम जोग्राफी, ऑप्शनल जोग्राफी बीएससी में पढ़ते हैं, बीएससी जो भी करना चाहो जोग्राफी में, ठीक है, तो उसमें पढ़ते हैं, आपके लिए इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कम्स फॉर्मेशन ऑफ स्टार। प्रोटोस्टार, मेन सीक्वेंस स्टार। स्टार की लाइफ साइकिल मैं बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ, इसमें काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टार से। देखो स्टार के फॉर्मेशन में एक लाइफ साइकिल ऑफ स्टार होती है, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में करवाई थी, पीसीएस के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो वर्ड्स का मीनिंग है वो समझ लेंगे। ऊपर से मैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार समझा देती हूँ। देखो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार का मतलब क्या है कि स्टार पहले तो पैदा होता है, जैसे हमारा सन है, एंड उसके बाद किसी टाइम बाद वो मर जाता है। मरने का मतलब क्या है, उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म हो गया, ठीक है, ये स्टार की डेथ होती है। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद हो तो, बट इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले स्टार कैसे बनता है, पहले गैस होती है, और गैस में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, राइट, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको हम बोलते हैं नेब्यूला, ठीक। अब नेबुला के सेंटर में ना अट्रैक्शन की वजह से, हीट की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से सारे पार्टिकल्स, सारे तो नहीं बट ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्टिकल्स बीच में आते हैं, और वो बीच में बनाते हैं यूथफुल सन। यूथफुल सन, रिमेंबर नेबुला हाइपोथेसिस में, उसी को हम बोलते हैं प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार मतलब अभी स्टार बनने से पहले वाली स्टेज है, अभी स्टार बना नहीं है, अभी स्टार बनने से पहले वाली स्टेज है। तो ये कौन सी स्टेज है, हमने क्यों बोला कि स्टार अभी नहीं बना, स्टार तब बनता है जब उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बना ले हीलियम, ठीक है। तो जब ऐसी रिएक्शन स्टार्ट होने लग जाए, जब वो सेल्फ सस्टेन उसमें फ्यूल आ जाए, तब हम उसको स्टार बोलते हैं। तो अभी इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुआ है,
इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोस्टार। ठीक है, फिर क्या होता है फाइनली जब इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि इसमें इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार जो भी सन है ना करंटली, दैट इज मेन सीक्वेंस स्टार। ठीक है, अब इसमें भी ना दो कैटेगरी है, एक होता है स्मॉल स्टार, एक होता है बड़ा लार्ज स्टार। ठीक है, स्मॉल स्टार मतलब ऑलमोस्ट साइज ऑफ सन। ठीक है, अगर इसका 7-8 टाइम्स है तो हम उसको बोलेंगे लार्ज स्टार। ठीक है, अब क्या है, अब कहानी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी, राइट। अब स्मॉल स्टार में क्या होता है ना, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बन के बनाता है हीलियम, राइट। बट अब इसमें इतनी हाइड्रोजन नहीं बचा कि वो और हीलियम बना सके, मतलब फ्यूल खत्म होने वाला है, तो स्टार मरने वाला है, राइट। बट वो एक गाना है ना कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, राइट, वो वाला सीन आता है। कैसे कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना के हीलियम नहीं बन पा रहा है, तो अब क्या होगा, अब ना ये जो हमारा स्टार है कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, हंसेगी। ग्रेविटेशन फोर्स सारे स्टार्स को बीच के टुवर्ड्स बुलाएगी, मतलब जितना भी मास है उसको सेंटर के टुवर्ड्स बुलाएगी, स्टार कोलैप्स होने ही वाला है। बट क्या होता है ना, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में आते हैं तो उसके ना बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स टकराते हैं एक दूसरे के पास में आ रहे, तो हीट जनरेट हो गई, राइट। ये हीट क्या करती है ना, एक छोटी सी लाइफ लाइन दे देती है, एक जैसे धड़कन सी दे देती है, राइट। और इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हीलियम तो नहीं बना पा रहा, बट हीलियम और हीलियम बन के कार्बन बन जाता है। ठीक है, तो नया रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो हमें तो लगा था स्टार मरने वाला है, बट वो स्टार बच जाता है। ठीक है, तो अभी भी स्टार में थोड़ी बहुत लाइफ है, बट एक स्टेज तो ऐसी आएगी ना कि हीलियम और हीलियम बना मिलकर के कार्बन नहीं बना पाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, राइट। और कार्बन तो काफ़ी स्टेबल है, तो इस स्टेज को हम बोलेंगे रेड जाइंट। रेड जाइंट मतलब अब जो हीलियम है वो कार्बन नहीं बना पा रहा है। ठीक है, देखो अभी बस सुन लो, इसमें कुछ रटना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव में। कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे, व्हाट इज रेड जायंट, व्हाट इज सुपरनोवा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं समझा दूंगी। बट अभी स्टोरी सुन लो अच्छे से, दिमाग में बैठ जाएगी, यूपीएससी में बहुत काम आएगी। ठीक है, अब ये तो स्मॉल स्टार की कहानी थी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेड जायंट बन गया। रेड जायंट मतलब कि अब इसमें नहीं बचा फ्यूल भाई, अब ये मरने ही वाला है, कुछ भी कह लो। ठीक है, अच्छा लार्ज स्टार्स के साथ क्या होती है कहानी, वही एग्जैक्ट सेम कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। बट अब इतना हाइड्रोजन तो बचा ही नहीं है। बट जैसे ही स्टार कोलैप्स होने वाला होगा तो क्या होगा, थोड़ी सी हीट जनरेट होगी। इतनी हीट जनरेट होगी, हीट जो है वो हमारी कहानी का हीरो है। ठीक है, और जो ग्रेविटेशन है वो हमारी कहानी का विलन है। तो विलन हंस रहा है कि अरे चलो अब तो कोलैप्स होने वाला है स्टार, बट जो हीट है वो स्माइल कर रही है। क्यों, हीट ने इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि जो हीलियम है और हीलियम है वो मिलकर कार्बन बना लेता है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक दिन हीलियम भी खत्म हो जाएगा। मैं लार्ज स्टार की बात करूँ, राइट। अब क्या हुआ, अब अगेन जो हमारा विलन है ग्रेविटेशन वो हंस रहा है ना, और जो हमारा हीरो है हीट वो रो रहा है कि अरे यार मैं तो मरने वाला हूँ। बट क्या होता है, जैसे ही ग्रेविटेशन स्टार को अपने टुवर्ड्स कोलैप्स करने के लिए सारे मटेरियल को सेंटर में बुलाता है, तुरंत वापस हीट जनरेट हो जाती है। अब ये हीट क्या करेगी, ये और तगड़ी रिएक्शन करती है। ठीक है, C+C मिलकर बनाता है आयरन, कार्बन और कार्बन मिलकर बनाता है आयरन। ठीक है, तो रेड सुपर जायंट में क्या होता है कि यहाँ पे पहले क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके, हीलियम मिलके बनाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके बनाएगा कार्बन, और कार्बन मिलके बनाएगा आयरन। अब दिक्कत ये, हमारे यूनिवर्स में ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं हुई है जहाँ तक हमें पता है जो आयरन और आयरन मिला के कुछ और बना दे, इतनी ताकत नहीं है। तो एक दिन कार्बन और कार्बन भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, उसके बाद इसको बोलते हैं रेड सुपर जायंट, उसके बाद स्टार को मरना ही मरना है। ठीक है, तो जो बड़ा स्टार है वो बन जाएगा सुपरनोवा, और जो छोटा स्टार है वो वापस नेबुला बन जाएगा। देखो नेबुला से स्टार्ट हुआ, नेबुला पे खत्म, जहाँ से पैदा हुए वहीं पे मर गए, है ना। तो इसको ये क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। अब स्मॉल स्टार के केस में क्या, प्रोटो स्टार बना, स्मॉल स्टार जो हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है, उसके बाद बन गया रेड जायंट। ठीक है, उसके बाद बन जाएगा नेबुला। नेबुला मतलब गैस, बीच में इसके अभी भी क्या है, मटेरियल इकट्ठा है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। उसके बाद ये बन जाएगा व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ का मतलब क्या है कि फ्यूल खत्म हो चुका है, बट अभी इतना फ्यूल है कि इट इज स्टिल इल्यूमिनेटेड, मतलब ये आपको भी जलता हुआ दिखाई देगा, आपको इसकी लाइट दिखाई देगी, इट इज स्टिल इल्यूमिनस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारा ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ मतलब अब तो लाइट भी नहीं बची, इतना भी फ्यूल नहीं बचा है, राइट। अच्छा सुपर जायंट में क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा सुपरनोवा में। सुपरनोवा क्या है, बाय द सडन रीइग्निशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन in a degenerate star by gravitation collapse of core of massive star। तो सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा कोलैप्स ऑफ रेड सुपर जायंट है। ठीक है, ये एक फिनोमेना है जिसमें स्टार बिल्कुल मरने ही वाला होता है। अब ये दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, क्या, एक होता है न्यूट्रॉन स्टार, एक होता है ब्लैक होल। अगर बहुत ही बड़ा स्टार है, 15 टाइम्स ऑलमोस्ट सन का है, तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज ब्लैक होल, यू ऑलरेडी नो, इनफाइनाइट सारी की सारी जो भी इवन लाइट भी इसको एस्केप नहीं कर पाती, है ना। और अगर थोड़ा छोटा स्टार है, सन से 7 टाइम्स बड़ा है बट 15 टाइम्स से छोटा है, तो क्या बनाएगा वो, न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट आफ्टर द सुपरनोवा आर फोर्स्ड टू कंबाइन एंड प्रोड्यूस अ वेरी डेंस न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, इसमें से पल्सार्स निकलते हैं। पल्सार्स मतलब इसमें से निकलती है मैग्नेटिक फोर्सेस,
ईजी। अब इनको हम पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्टार क्या है? प्रोटोस्टार आया, मैंने समझा दिया था। देन कम्स मेन सीक्वेंस स्टार। अ स्टार साइज ऑफ अ सन स्टेज इन द फेस फॉर 9 to 10 बिलियन ईयर्स। तो 9 to 10 बिलियन ईयर्स तक तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमारी तो उम्र 100 साल भी नहीं है, राइट। फिर डेथ फेज मैंने बताया, व्हेन हाइड्रोजन फ्यूल स्टार्ट टू गेट एग्जॉस्टेड, डिपेंड्स ऑन द साइज। अ सन लाइक स्टार वन सोलर मास हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 9 to 10 बिलियन ईयर्स। लार्जर स्टार्स हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन, ये याद रखना, लार्जर स्टार्स हैव शॉर्टर टाइम लाइफ स्पैन, ठीक है। देन एडल्टरी फेज ऑफ स्टार क्या होता है? आफ्टर मेन सीक्वेंस स्टार एंटर एडल्टरी फेज। इसमें क्या होता है? तो रेड जाइंट बनेगा, रेड सुपर जाइंट बनेगा, है ना। उसके बाद क्या बनेगा? नोवा या सुपर नोवा बनेगा, राइट। देन फाइनल स्टेज में क्या होगा? ब्लैक होल, ब्लैक डॉफ बन जाएगा। ब्लैक डॉफ समझ में आया? पहले व्हाइट डॉफ बना के अभी भाई थोड़ी सी लाइट बची है ना। अब उतना भी फ्यूल नहीं बचा कि लाइट भी नहीं जल रही, तो हम उसको बोलेंगे ब्लैक डॉफ, ठीक है। और जो बड़ा स्टार है रेड सुपर जाइंट, उसके केस में क्या बनेगा? या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और अगर बहुत ही बड़ा स्टार था तो ब्लैक होल बन जाएगा, ठीक है। नाउ इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं सिंपली। चंद्रशेखर लिमिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझते हैं। तो चंद्रशेखर लिमिट क्या थी? देखो, आर ऑनरेबल सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी ने एक लिमिट निकाली थी, दैट इज चंद्रशेखर लिमिट। ये एक ऐसा मास है, अगर इससे ज़्यादा मास हुआ ना, इससे ज़्यादा मास हुआ किस स्टार का, तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? चंद्रशेखर लिमिट इज अप्रोक्सीमेटली 1.44 टाइम्स द मास ऑफ सन। इट डिटरमाइंस द डेथ स्टेट ऑफ स्टार। When a star exceeds this limit, free revolving electrons are energized enough to leave their orbit, leaving behind neutrons, forming a neutron star or pulsar, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है? ये एक ऐसा मास है, इतना ज़्यादा मास है, 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास है। इस मास के बियॉन्ड अगर कोई स्टार कोलैप्स होने की स्टेज में इससे ज़्यादा मास अगर हो जाता है तो वो कोलैप्स हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो लीव करने लग जाएंगे ऑर्बिट को, और न्यूट्रॉन बच जाएगा पीछे, उसी को न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं, उसमें से पल्सार्स निकलेंगे, ठीक है। देन कम कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन इज कलेक्शन ऑफ, मतलब इमेजिनरी ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है। अब जैसे आपको पता है ना, धनुष है, बियर है, ये हमने क्या किया? देयर आर सम पोजिशंस ऑफ स्टार, और हमने उसको अपने अकॉर्डिंगली नाम दे दिए अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या? ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म एन इमेजिनरी आउटलाइन और पैटर्न ऑन द सेलेस्टियल स्फीयर इज नोन एज कॉन्स्टलेशन। द पैटर्न टिपिकली रिप्रेजेंट्स एन एनिमल, माइथोलॉजिकल पर्सन और क्रिएचर, गॉड और एन इनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अब इतना ज़्यादा ना डेप्थ में नहीं जाना है, इसको याद ऐसे समझ के चलना। हमने क्या किया ना, बेसिकली जैसे हम लोग जब पुराने ज़माने के टाइम पे भी अगर आप देखो, जब व्हेन वी यूज टू ट्रैवल, तो फ़ोन तो थे नहीं, तो हम ब्रेन रॉट तो करते नहीं थे, तो हम अपने आसपास की चीज़ों का ऑब्जर्व करते। वी रियलाइज कि जो स्टार्स है ना, उनकी एक सर्टेन पोजिशन है, उसमें एक सर्टेन पैटर्न्स है ना। जैसे नॉर्दर्न पोल है हमारा, ठीक है, पोल स्टार जो है हमारा, राइट। उससे ना हम डायरेक्शंस को देखते थे कि हमें कौन सा डायरेक्शन में जाना है, सो एंड सो, राइट। आज के टाइम में तो किसी में इतना ऑब्जर्वेशन बचा ही नहीं है ना, आज के टाइम पे इतना भयंकर पोल्यूशन है कि आपको स्टार्स दिखेंगे ही नहीं, राइट। तो उस टाइम में क्या हुआ था ना कि वी यूज टू ऑब्जर्व इट, एंड हमने स्टार्स के सर्टेन शेप्स को सर्टेन नाम दे दिया था, सो दैट वी डोंट फॉरगेट इट, राइट। तो 1922 में जनरल लिस्ट ऑफ 88 कॉन्स्टलेशन वॉज प्रोड्यूस फॉर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे उर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ऐसे करके हमने अलग अलग स्टार के ग्रुप को नाम दे देता। इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग पोल स्टार सिचुएटेड इमीडिएटली अबव द नॉर्थ पोल। तो पोल स्टार क्या है? नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स है। अब मान लो किसी इंसान को नॉर्थ के टुवर्ड्स जाना है ना, कोई इंसान इक्वेटर पे, उसको पोल्स के टुवर्ड्स जाना है, तो उसको पता है कि मेरे को स्टार को फॉलो करना है। तो उस टाइम में पीपल यूज टू बी वेरी स्मार्ट। आज के टाइम पे पीपल आर नॉट दैट स्मार्ट। हम तो क्या बोलते हैं, जीपीएस यूज़ करके भी एक सही जगह पे नहीं पहुंच पाते, है ना। खैर, टॉन्ट नहीं मारी, बट आई एम जस्ट सेइंग दिस। द ओरियन नेबुला इज डिफ्यूज नेबुला इन द मिल्की वे, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट नेबुला विजिबल फ्रॉम द नेकेड आइज इन द स्काई। तो याद रखना, ओरियन नेबुला क्या है? एक नेबुला जो यहाँ से विजिबल है। तो अगर पूछे कि इट इज़ नॉट विजिबल, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज क्लोजेस्ट स्टार टू सन। सन के सबसे पास में कौन सा स्टार है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है कॉन्स्टलेशन में? बैटलग्वेज सेंचुरी, ठीक है। देन कम सेलेस्टियल मूवमेंट। देखो, ये भी इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे मान के चलो कि जो स्टार्स है ना, वो अपने एक पैटर्न में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनका एक पैटर्न है मूव करने का, राइट। एक इनका खुद का स्फेयर है, उसका खुद का नॉर्थ पोल है, खुद का साउथ पोल है, खुद का इक्वेटर है, वो उसमें मूव कर रहे हैं। अब अर्थ जहाँ पे कोई छोटी सा एक प्लैनेट है ना, बिंदी भी नहीं है, मतलब माइन्यूट एटम भी नहीं है इस पूरे सेलेस्टियल वर्ल्ड के कंपैरिजन में, बट अर्थ भी तो अपने हिसाब से मूव कर रहा है ना। लेट्स मतलब दिस इज अर्थ, ठीक है। तो अर्थ अपने हिसाब से मूव कर रहा है ना। तो अगर आप अर्थ पे खड़े हो तो आपको दिखेगा कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, समवॉट उसी के डायरेक्शन में स्टार्स मूव कर रहे हैं। ऐसी फोटोज देखी होंगी ना, जिसमें बड़े बड़े फोटोग्राफर्स क्या करते हैं, कैमरा लगा देते हैं और पूरी रात उसको छोड़ देते हैं, एंड देन दे रियलाइज कि ये पूरा प्लेन एंड ऐसे स्टार्स इस तरह से ऐसे करके मूव कर रहे हैं, राइट। आपको ऐसे यहाँ से जाते हुए ऐसे जाते हुए दिखेंगे, राइट। तो वो मूवमेंट है। अब आप अर्थ के ऊपर हो, है ना, तो और अर्थ अपनी अलग मूव कर रही है और ये अलग मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें एक बहुत अलग सेलेस्टियल मूवमेंट दिखता है। आई वुड सजेस्ट कि यूट्यूब पे इसका वीडियोस देखना,
है ना, कि स्टार मूवमेंट का वीडियोस कैसा है, टाइम लैप्स, बहुत ब्यूटीफुल है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो स्टार रिवॉल्व अराउंड नॉर्थ एंड साउथ सेलेस्टियल पोल्स एंड पैरेलल टू सेलेस्टियल इक्वेटर, ठीक है। तो मतलब ये जैसे इनका जो सेलेस्टियल पोल है ना, ये उसके नॉर्थ एंड साउथ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, पैरेलल मूव करते हैं किसके, इक्वेटर के, ठीक है। नाउ नॉर्थन साइड सेलेस्टियल पोल अपीयर्स डायरेक्टली ओवरहेड टू अर्थ्स नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब जो इनका नॉर्थ एंड साउथ पोल है ना, वो अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल के बिल्कुल उसी पे ही है एग्जैक्टली, ठीक है। लाइज डायरेक्टली ओवरहेड टू अर्थ्स इक्वेटर, ऑलवेज स्टे परपेंडिकुलर टू द पोल्स एंड डिफाइंड टू बी इनफाइनाइटली डिस्टेंट। मतलब अब ये हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया ना, एंड हमारे ही नॉर्थ एंड साउथ पोल के पैरेलल है टुवर्ड्स, सिंस वी आर ऑब्जर्विंग इट। नाउ इतना इन डेप्थ में नहीं आना, बस ये याद रखो कि आपको नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट नॉर्थ पोल साउथ पोल सेलेस्टियल का है कहाँ, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, गैलेक्टिक ईयर। द टाइम टेकन बाय सन टू रिवॉल्व वंस अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज नोन एज 1 कॉस्मिक ईयर और 1 गैलेक्टिक ईयर। इसका मतलब समझो, अर्थ किसके अराउंड मूव कर रही है, सन, ठीक है। सन भी मूव कर रहा है, हमें क्या लगता है कि एक साल बाद हमने जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, ये सन हम जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे आ गए, नहीं, तब तक सन यहाँ मूव कर चुका है, मतलब सन एक सेलेस्टियल सेंटर के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है। तो सन यहाँ पे आ चुका है, तो आपको लग रहा है कि आप एक साल बाद यहाँ आ गए हो, नहीं, आप एक साल बाद यहाँ आ गए हो, फिर अगले साल आप यहाँ आ जाओगे, अंडरस्टूड। तो सन भी मूव कर रहा है, अंडरस्टूड। तो ये कहाँ पे मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड मूव कर रहा है। तो सन को जितना टाइम लगेगा मूव करने के लिए, उसको हम बोलेंगे 1 गैलेक्टिक ईयर, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट इज लाइट ईयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो। लाइट ईयर क्या है, ये लेंथ है, इट इज नॉट स्पीड, इट इज लेंथ। मतलब जो लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कितना किलोमीटर जा रही है एक लाइट, एक लाइट, ठीक है। मतलब जैसे अर्थ है, तो सन से अर्थ पे लाइट आने में 8 मिनट लगते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना। ये हम कैसे निकाल सकते हैं, हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके। क्या लिविंग इट असाइड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लाइट ईयर का मतलब क्या है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, उसको हम काउंट करें, ठीक है। नाउ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं इसको, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकंड भी बोल सकते हो। ये लाइट की स्पीड है, तो एक साल में कितना कवर करेगी, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ईजी। अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार मार्क कर लेना। अगर हम मीटर्स में देखें तो बस एक याद कर लो, केवल मीटर का याद करो, किलोमीटर वगैरह वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो मीटर्स में देखें तो कितना मीटर है, तो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है, ठीक है। अगर मैं आपसे किलोमीटर में पूछूँ तो आपको क्या करना है, इसको इसमें से 3 मतलब 1000 से डिवाइड कर देना है ना। और मिलीमीटर में क्या करना है, इसमें 1000 और प्लस कर देंगे, मतलब इसमें 3 0 और ऐड हो जाएंगे, अंडरस्टूड, मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हमें केवल मीटर्स में याद रखना है कि 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर है, ठीक है। बहुत बड़ा डिस्टेंस है, आई नो। नाउ इन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हम किसको कैसे मानेंगे, 63.24 इंटू 10 टू द पावर 3 AU, ठीक। माइल्स में याद करने की जरूरत नहीं है, माइल्स नहीं पूछता, ठीक। आगे चलते हैं, अदर कंसेप्ट कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इवेंट होराइजन क्या है, अ बाउंड्री सराउंडिंग अ ब्लैक होल, बियॉन्ड दिस बाउंड्री इवेंट्स कैन नॉट अफेक्ट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, ठीक है। अब देखो इवेंट होराइजन क्या होता है, बेसिकली इसको ऐसे मान के चलो, दिस इज अ ब्लैक होल, ठीक है, ये ब्लैक होल है, ठीक है। एवरीथिंग इज स्पिनिंग अराउंड इट, हर चीज़ के अराउंड ही स्पिन कर रही है। एंड एक दिन क्या आएगा ना, एक रेडियस होती है, इसकी सैचुरेट्स रेडियस करके कोई नाम होता है, वो रेडियस जैसे ही क्रॉस कर लेगा ना, कोई पार्टिकल है, कोई लाइट है, तो ये डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा, ब्लैक होल के अंदर, ठीक है। फिर इससे कभी बाहर नहीं आ पाएगा। तो ब्लैक होल को ना इवन लाइट भी स्केप नहीं कर पाती, इसको हम इवेंट होराइजन बोलते हैं, ठीक है। देन कम सिंगुलैरिटी, ठीक है। सिंगुलैरिटी क्या है, प्लेस इन स्पेस टाइम वेयर ग्रेविटेशन एरिया ऑफ सेलेस्टियल बॉडी बिकम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे सिंगुलैरिटी से ही पूरी दुनिया स्टार्ट हुई थी, बिग बैंग थ्योरी किससे स्टार्ट हुई थी, सिंगुलैरिटी से। मतलब एक इनफाइनाइट स्मॉल पॉइंट था जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर, इनफाइनाइट डेंसिटी एंड वेरी हाई वॉल्यूम था, ठीक है। तो बहुत छोटे से एरिया में इनफाइनाइट एनर्जी थी जो बस्ट हुई और हमारा बिग बैंग बन गया। तो सिंगुलैरिटी एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है, ठीक है। स्ट्रिंग थ्योरी क्या बोलती है, अब देखो हम लोग क्या मांगते हैं कि पूरी दुनिया किससे बनी है, एटम से बनी हुई है ना। एटम किससे बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। फिर इसमें भी फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग थ्योरी क्या बिलीव करती है कि एटम्स तो है, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, दैट इज फाइन, बट अगर आप इनके भी अंदर जाओगे ना, तो ये सब स्ट्रिंग्स के बने हुए हैं, धागों के बने हुए हैं। और जो पूरी दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, ये धागे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है।
तो बेसिकली हम क्या मानते हैं कि देयर आर एटम्स विच हैव प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। स्ट्रिंग थ्योरी बोलती है कि इसके अंदर भी ना ऐसे ऐसे धागे हैं, अगर आप इसको भी इसके भी अंदर जाओ तो देयर आर ऐसे धागे हैं, और यही धागे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये धागे मिलके ही पूरी दुनिया बनाते हैं, तो इसको स्ट्रिंग थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो हम अर्थ की क्रस्ट की बात करेंगे। अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो इसकी ट्रिक है ओसाइक। ओसाइक, ठीक है, मतलब साइक स्लैंग होता है, ठीक है, तो ओसाइक, ठीक है। तो ओ से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, याद रखना, ठीक है। तो 45% ज़्यादा, मतलब 46.6% क्या है, ऑक्सीजन है, देन सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है। ये सारी डिसकंटिन्यूटीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। लेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्रस्ट होती है, क्रस्ट में भी 2 लेयर्स होती हैं, राइट। फिर अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच का एरिया, फिर मेंटल में भी अपर मेंटल होता है, इनर मेंटल होता है, सिमिलरली आउटर एंड इनर कोर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे ना आपको फंसा सकता है, 3 टर्म्स बहुत डिफिकल्ट लगता है, मीटियोर्स, मीटियोराइट, मीटियोरॉइड। कॉमेट्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, सबको समझेंगे बहुत ईजिली। तो कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स ना यूजुअली एक सेलेस्टियल बॉडी है जो आइस, रॉक और डस्ट की बनी है, ठीक है, और ये सन के अराउंड रिवॉल्व होती है, ठीक है, सन के अराउंड घूमती है। कभी कभी क्या होता है ना, इस मान के चलो कि ये एक बड़ा सा पत्थर जैसा है, पत्थर जैसे कोई बॉडी है, इसमें पत्थर भी है, इसमें रॉक भी है, इसमें आइस भी है फ्रोजन में। अब देखो टेम्परेचर तो बहुत कम है, तो आइस फ्रोजन है यहाँ पे, इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं। अब ये सन है, ठीक है, तो सन के पास जा रही है ये सब। जब ये सन के पास जाएगा तो क्या होगा, जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लग जाएगा, राइट। और जो भी मटेरियल सन के पास आता है वो जलेगा। तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है ना, ये जब ये सन के पास जाएगा ना, तो ये इस तरह का दिखेगा, ऐसा लगेगा कि कोई ड्रॉप जैसी जा रही है, इसकी टेल रह जाएगी पीछे और ये बिल्कुल इल्यूमिनस सा लगेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमेट। तो कॉमेट क्या है, मास ऑफ आइस, रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग इन स्पेस दैट हैज ऑफन अ टेल विच ग्रोज एज इट गेट क्लोजर टू द सन। तो सन के पास जाते जाते ना ये ऐसा लगेगा, ठीक है, ये ऐसे। कभी कॉमेट शार देखना, सर्च करना यूट्यूब पे कॉमेट शार कैसे दिखता है। तो ये सन के पास जाता है क्योंकि ये मटेरियल यहाँ पे पिघल रहा है, तो ऐसा लगता है कि इसकी टेल निकल रही है, ठीक है। अब आता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जिस तरह से कोई भी प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, उसी तरह से कुछ पत्थर हैं, कुछ रॉक्स के छोटे छोटे पार्ट्स रह गए, है ना, रॉक्स के पार्ट्स रह गए, या फिर प्लैनेट्स के छोटे छोटे पार्ट्स रह गए जो रॉक्स के बने हुए होते हैं, वो भी सन के अराउंड मूव करते हैं। जिस तरह से प्लैनेट मूव करते हैं वैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स भी। और ये कितने होते हैं, कुछ पहाड़ इतने बड़े होते हैं, कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स के जितने बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड सन। तो बॉडी मेड अप ऑफ रॉक्स बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन, यूजुअली इन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो देखो ये यूजुअली हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, या तो ये हमें एस्टेरॉइड बेल्ट में देखने को मिलेंगे। एस्टेरॉइड बेल्ट किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें क्या है, बहुत सारे लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड्स हैं इस बेल्ट के बीच में, ठीक है। या फिर कभी कभी हमें रिंग प्लैनेट्स में देखने को मिलता है, जुपिटर के पास, सैटर्न के पास छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स देखने को मिलता है, ठीक है। सम एस्टेरॉइड आर कॉमेट न्यूक्लियाई, दे रेंज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू 1000 किलोमीटर्स। छोटे छोटे मतलब पत्थर जैसे, रेत के दाने जैसे से लेकर के बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कंसेप्ट मीटियोरॉइड, मीटियोर एंड मीटियोराइट का, ठीक है। अब मीटियोर क्या है, अब देखो ये तो हमने ये दोनों सन से रिलेटेड थे, कॉमेट और एस्टेरॉइड सन से रिलेटेड है। कॉमेट क्या है, टेल वाला है, ठीक है, इसमें फ्रोजन आइस भी होती है जो मेल्ट होती है। एस्टेरॉइड क्या, कोई नहीं, पत्थर है, बस सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यूजुअली मार्स एंड जुपिटर के बीच में। इसका कंसेप्ट क्या है, इसकी कहानी क्या है, देखो अगर कोई रॉक की बॉडी अर्थ के आसपास है, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये है मीटियोरॉइड, ROID, मीटियोरॉइड। अभी अर्थ के अंदर नहीं आया, अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर अभी इसने एंटर नहीं किया है, तो इसको क्या बोलेंगे, मीटियोरॉइड। जैसे ही वो अर्थ के सरफेस पे एंटर करेगा तो हम उसको बोलेंगे मीटियोर। अब क्या होता है ना, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। कोई भी मीटियोर जब इसके अंदर आता है, बहुत छोटा सा होता है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जो रेजिस्टेंस आ रहा है उस फोर्स की वजह से ये जल जाता है, जल के खत्म हो जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, मीटियोर। तो ये अर्थ की सरफेस पे नहीं पहुंचा, ये एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर में ही खत्म हो गया। ये अर्थ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेयर में ही जल के राख हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीटियोर, ठीक है। तो ये इसको क्या, ये कैसा लगता है, शूटिंग स्टार जैसा लगता है। तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल के खत्म हो गया, अंडरस्टूड। इसको हम फायर बॉल भी बोलते हैं वैसे। अब मान लो कोई बहुत बड़ा मीटियोर है, ठीक है, जो एंटर किया और वो खत्म नहीं हुआ, एटमॉस्फेयर में जला नहीं, वो अर्थ के सरफेस पे आ गया, है ना। तो जैसे जब डायनासोर्स के टाइम पे आया था, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। ये कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है,
ये बचा है, बहुत बड़ा था, जल गया थोड़ा बहुत, बट अभी भी बचा है और ये अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाता है, ग्राउंड पे पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं मीटियोराइट। ठीक है, तो मीटियोरॉइड क्या है? अ रॉक ऑफ एन एस्ट्रॉइड फ्रेगमेंट दैट इज बिगर देन अ ग्रेन ऑफ सैंड दैट ऑर्बिट्स अराउंड द सन। द टर्म मीटियोरॉइड रेफर्स टू ऑब्जेक्ट बिफोर इट एंटर्स द एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं किया है, करने वाला है, उसको मीटियोरॉइड बोलेंगे। अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है और जल के खत्म हो जाता है तो उसको मीटियोर बोलेंगे। A meteoroid that enter the Earth's surface become meteor. It burns up as it travels through the atmosphere, mesosphere, producing a streak of light. The meteors can arrive Earth's vicinity as a lone object, shooting star, or in cluster meteor shower. तो मीटियोर शावर ऐसा दिखता है, तो ऐसा लगता है शूटिंग स्टार है, जो मूवीज वगैरह में दिखाते हैं, दैट इज मीटियोर। इसको फायर बॉल भी बोलते हैं। अ मीटियोर दैट बर्न्स अप ट्रेवल्स थ्रू अ एटमॉस्फेयर लीविंग बिहाइंड अ वेरी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट। मतलब आपको लगेगा कि ऐसे बहुत लंबी सी कोई एरिया छोड़ देगा और ये ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, आपको एक बहुत लंबा सा एरिया दिखेगा जलता हुआ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फायर बॉल। दिस रेयर फिनोमिना इज द रिजल्ट ऑफ मीटियोर दैट इज लार्ज और डेंस देन यूजुअल समटाइम्स। इट इज इवन विजिबल ड्यूरिंग डे के टाइम पे दिखता भी है, व्हाइट कलर का ऐसे आता हुआ, देखा होगा बहुत बारी। देन कम मीटियोराइट। When a meteor does not completely burns up as it travels through the atmosphere, the fragmented found on the ground is known as meteorite. आगे बढ़ते हैं। Then come Ramgarh crater, that is 3.5 kilometer in diameter, is the potential meteorite crater in the Kota plateau in Rajasthan. अब क्रेटर कैसे है? मतलब इसका मतलब क्या है कि कोई मीटियोराइट आया, ठीक है, वो टकराया और उसने एक गड्ढा क्रिएट कर दिया, उसको हम बोलेंगे क्रेटर। हमने कुछ कॉमेट्स के नाम देखेंगे, जैसे हेली, हेल बॉप एंड देन कम्स शूमेकर लेवाई 9। ठीक है, तो ये 3 कॉमेट्स के नाम है, दैट्स इट। इसकी बहुत डेफिनेशन में कौन सा क्या है इतना नहीं जाना। एक याद रखना, हेली जो है वो एक शॉर्ट पीरियड कॉमेट है, मतलब उसका जो टाइम है वो कम टाइम में ही रिवॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो वह हमें ऑलमोस्ट हर 76 ईयर्स में देखने को मिलेगा। राइट नाउ व्हेन कम्स टू हेल बॉप, ये हमें 2000 साल से ज़्यादा, मतलब उसको 2500 साल लग जाते हैं ऑलमोस्ट हमको देखने के लिए। तो ये ईयर्स वीयर्स याद मत करना, बट याद रखना कि हेली शॉर्ट पीरियड है, बॉब जो है वो लॉन्ग पीरियड है। हेल बॉब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर है दोनों ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे, बट दिस इज 1000 टाइम्स ब्राइटर। ठीक है, देन शूमेकर लेवाई। अब देखो जो उनके नाम है ना वो उनके जिन लोगों ने उनको डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पे बेस्ड है, तो तेरा नाम इनको याद करने की जरूरत नहीं है, शूमेकर लेवाई, ये याद रखना। आगे चलते हैं मून। अब देखो मून और अर्थ के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर्स। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज, हमने देखा था जब सन से अर्थ सबसे दूर है, सबसे पास होती है, तो दूर पे हम बोलते हैं एपीजी, पास में होते तो बोलते हैं पेरीजी, सॉरी एपीहीलियन एंड पेरीहीलियन। ठीक है, मून के केस में हम क्या बोलते हैं इसको? पेरीजी एंड एपीजी, मतलब जब पास में तो पेरीजी, जी एंड दूर है तो एपीजी। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाना। हीलियन मतलब सन, क्योंकि हीलियम होता है इसमें, ऐसे याद रख लो। एंड जी, मामा जी बोलते हैं ना, चंदा मामा जी। ठीक है, तो जी से जी। ठीक है, तो एपीहीलियन, पेरीहीलियन और एपीजी और पेरीजी में कंफ्यूज मत करना। अब देखो वेट क्या होता है, व्हाट इज वेट? मास इनटू ग्रेविटी, राइट। अब मून पे ग्रेविटी है 1/6, तो आपको वेट बहुत लाइट फील होगा। दैट्स अगर आप मून पे जाओ और मून में जंप करो तो बहुत ऊंचे तक जंप कर सकते हो। ठीक है, मून हैव नो एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंटीरियर इज स्लाइमी। अर्थ का इंटीरियर क्या है? लिक्विड है। आगे चलते हैं, देखो इसको ध्यान से देखो, दिस इज, देखो ये हमारा मून है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। इसको लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, जिसको चंद्र ग्रहण भी बोला जाता है। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? जब मून और सन के बीच में अर्थ आती है। ठीक है, सोलर एक्लिप्स कब पड़ता है? जब मून और सन और अर्थ के बीच में मून आता है। ठीक है, अब इसमें 2 टर्म्स दिख रहे हैं, पेनम्ब्रा एंड अम्ब्रा। तो अम्ब्रा क्या है? जो बिल्कुल ही डार्केस्ट साइड, जहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जहाँ थोड़ी बहुत लाइट है उसको बोलते हैं हम पेनम्ब्रा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे मून होगा तो आपको थोड़ी सी लाइट उसकी दिखेगी। इस वाले केस में एक्जैक्टली यहाँ पे आपको मून बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। ठीक, आगे चलते हैं। नाउ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल लाइंस देखते हैं। देखो दिस इज वेरी इजी, दिस इज अर्थ। ठीक है, तो हमने ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ना इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारी क्या है? लैटिट्यूड, जो लंबी लंबी लाइन से नॉर्थ से साउथ में जा रही है उसको हमने नाम क्या दिया है? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो दिस इज अर्थ, ये हमारी क्या है? लॉन्गिट्यूड, राइट। ये क्या है? हमारी लैटिट्यूड। अंडरस्टूड? ये सब डायग्राम आपने देखा होगा। तो लैटिट्यूड क्या है? जो लेटी हुई लाइंस है, जो ऐसी लाइन है। ठीक है, तो अर्थ के जस्ट बीच में क्या है हमारा? दिस इज अर्थ, तो बीच में क्या है हमारा? दिस इज इक्वेटर। ठीक है, पोल्स कहाँ पर है हमारे? 90 डिग्री नॉर्थ पे और ये क्या है? 90 डिग्री साउथ पे। इजी। तो व्हाट इज लैटिट्यूड? इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस सिचुएटेड नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर। अब इसको मैं समझाती हूँ, इसका टेक्निकल में मत जाओ। जैसे मान लो दिस इज अर्थ, ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि ये है हमारा हाइपोथेटिकल इमेजिन 45 डिग्री नॉर्थ।
तो मैं बोल रही हूँ कि आपने कैसे बोल दिया कि 45 डिग्री नॉर्थ है, तो मान के चलो दिस इज इक्वेटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इसका एंगल देखते हैं ना, ठीक है, तो इसका जो एंगल है वो हमारा निकलता है 45 डिग्री, ठीक है। अगर हम सिमिलरली अर्थ पे इस पॉइंट का एंगल देखेंगे इस प्लेन से, दैट विल बी 90 डिग्री। अगर हम यहाँ का एंगल देखेंगे तो दैट विल बी 0 डिग्री, ठीक है। तो क्या है, एंगुलर डिस्टेंस है ऑफ नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री है। Now, when drawn at interval of 1 degree north and south of equator, there are total 90 latitude lines in each hemisphere, ठीक है। मतलब 90 लाइन ईच में, 90 ऊपर 90 नीचे, ठीक है। वेट, now a set of imaginary lines drawn around the earth parallel to equator from east to west are called latitude. latitude क्या है, लेटी हुई लाइन्स, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या है, लंबी लंबी लाइन्स, ये याद रखना, ठीक। तो देखो, लेट मी शो यू डायग्राम, सी दिस इज लॉन्गिट्यूड, है ना। और ये क्या हो जाएंगी, अगर इफ दिस इज अर्थ, ठीक है, ये कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, लैटिट्यूड लाइन्स हो जाएंगी, ये याद रखना। आगे चलते हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये ठीक, ये डिस्टेंस ये अप्रोक्सीमेटली कितना है हमारा, 111 किलोमीटर। बट क्या हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली सेम डिफरेंस होगा बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एज वेल, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा, नो वी कैन नॉट से दैट। मैक्सिमम डिफरेंस होगा आपका एट इक्वेटर एंड मिनिमम डिफरेंस होगा एट पोल, मतलब जितना पोल के टुवर्ड जाओगे उतना डिस्टेंस में कम होता जाएगा। बट जो लैटिट्यूड है उनका डिफरेंस सेम रहेगा, कितना है, 111 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। ऑल लैटिट्यूड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर बट नॉट इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो लैटिट्यूड की जो लाइन है वो पैरेलल है एक दूसरे के, पर लेंथ में इक्वल नहीं है। आप खुद सोचो ना, इक्वेटर है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लेंथ होगी, इसी कंपैरेटिवली थोड़ी कम लेंथ दिख रही है, इसकी और कम लेंथ दिख रही है, ये और कम लेंथ दिख रही है, ये कम लेंथ दिख रही है ना। डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, क्या है, डिस्टेंस इनके बीच में सेम है, राइट, अंडरस्टूड। आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस फ्रॉम ग्रीनविच लाइन दैट इज प्राइम मेरिडियन इज नोन एज लॉन्गिट्यूड। तो हमने क्या किया है ना, इसको ऐसे ऐसे लंबी लंबी लाइंस में, लॉन्गिट्यूड लाइंस में डिवाइड कर दिया, राइट। तो हमने एक को इमेजिनरी स्टैंडर्ड मान के चलाए, उस स्टैंडर्ड को क्या माना हमने, ग्रीनविच लाइन। उसके पर्सपेक्टिव में हम इसको नाम देते हैं कि साउथ में है कि ईस्ट में है या वेस्ट में है, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस एंड आर इमेजिनरी लाइन्स दैट जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। दिस इज अर्थ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको ज्वाइन करती है लाइन्स, है ना, पूरे इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। अनलाइक लैटिट्यूड ऑल लॉन्गिट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड नॉट पैरेलल। बट ये पैरेलल तो नहीं है भाई, आप ही खुद बताओ ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है क्या, वेट, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्या, नहीं है ना पैरेलल। यहाँ पे बिल्कुल डिस्टेंस कम है, यहाँ मैक्सिमम डिस्टेंस है, यहाँ बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है ना। बट लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है इसकी। इसको ऐसे मान के चलो कि एक ऑरेंज, ये दिस इज एन ऑरेंज, ठीक है, और इसकी ये क्या है, लॉन्गिट्यूड एक एक सांक है, सांक होती है ना, मतलब एक एक ऑरेंज का स्लाइस, ठीक है, वो है। अब हर स्लाइस की लेंथ तो सेम होगी ना, बट क्या सारी पैरेलल है, नहीं है, पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन नाउ। द अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हेंस 360 डिग्री इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1440 मिनट्स, दैट इज 24 आवर्स टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन। अब देखो अर्थ को घूमने में ना 24 आवर्स लगता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप डिवाइड कर लोगे ना उसको, और 160 हमारी डिग्री है, तो डिवाइड कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि हम 1 डिग्री लैटिट्यूड घूमते हैं 4 मिनट में। मतलब जैसे ये अर्थ है, ठीक है, वेट, ये अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ घूमे जा रही है, राइट, यहाँ सन है, अब यहाँ लाइट आई, ठीक है, तो इसके नेक्स्ट लैटिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में लाइट कब आएगी, 4 मिनट बाद आएगी, 8 डिग्री में 4 मिनट बाद आएगी, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन को हमने 0 डिग्री मान के चला है ना, इट इज कॉल्ड ग्रीनविच। 180 डिग्री लैटिट्यूड लाइज डायरेक्टली अपोजिट टू इट। जैसे मान के चलो दिस इज अर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल है, इसके नीचे कहीं पे साउथ पोल है, तो ये वाली जो लाइन है इसके एग्जैक्ट अपोजिट में हमारी कौन सी लाइन होगी, एग्जैक्ट अपोजिट में 180 डिग्री, याद रखना, ठीक है। अब देखो प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब पहले इक्वेटर देख लेते हैं। इक्वेटर का क्या है, इक्वेटर ना अर्थ को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, यहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट हमें देखने को मिलती है, राइट। अब देखते हैं इसको। द इंटरसेक्शन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इज इन गल्फ ऑफ गिनिया। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लैटिट्यूड, इंटरसेक्शन ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन कहाँ पे हमारा, गल्फ ऑफ गिनिया में, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इन अटलांटिक ओशन। नाउ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। जैसे मैंने आपको बताया प्राइम मेरिडियन है, उसके हर डिग्री ईस्ट या वेस्ट में आप जाओ तो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा,
फॉर एवरी डिग्री, क्योंकि 24 आवर्स लग रहे हैं, राइट। तो हम जो टाइम मान के चलते हैं ना, ये एक सोशल कंसेप्ट है जो हमने टाइम मान के चला है। तो हमने उसको क्या मान के चलते हैं, पूरी अर्थ मतलब जितने भी लोग हैं वो सब ने डिसाइड किया कि ओके हम प्राइम मेरिडियन को कंसिडर करके चलेंगे, जिस तरह से हमारे इंडिया में हमारी खुद की प्राइम मेरिडियन है, राइट है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इक्वेटर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या प्राइम मेरिडियन से पास हो रही है, उनको याद करने की कोशिश करेंगे विद ट्रिक। इट्स वेरी इजी एंड यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन आने के, ठीक है। तो इसको करके चलते हैं। पहले हम बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो ऑलरेडी नो दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। फिर यहाँ पे है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखते हैं कौन कौन सी कंट्री पास हो रही है। तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया में हम देखेंगे कंट्रीज, ठीक। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है, MBA। भाई अमीर लोग हैं, मतलब अमेरिका जाते हैं MBA करते हैं, तो MBA मतलब मैक्सिको एंड बहामास, ठीक। अफ्रीका में क्या है, स्मॉल नेम। अफ्रीका क्या है, छोटा नाम है, बहुत बड़ा नाम नहीं है इस देश का, इस कॉन्टिनेंट का, ठीक है। तो स्मॉल नेम। तो S से क्या है, सहारा, वेस्टर्न सहारा। M से क्या है, मोरिटेनिया। L से क्या है, लिबिया। N से क्या है, नाइजर। A से क्या है, अल्जीरिया। M से माली एंड E से इजिप्ट, ठीक है। देन कम एशिया। एशिया को कैसे याद रखें, मॉब इज क्यूट। अब एशियन लोग बहुत क्यूट क्यूट से होते हैं ना, ऐसे मान के चलो, लाइक वी इंडियंस आर क्यूट एंड देन मतलब एवरीवन है ना, चाइनीज आर क्यूट, कोरियंस आर क्यूट, वी एशियंस आर वेरी क्यूट। तो इसको कैसे याद रखेंगे, मॉब इज क्यूट। हमारे लोगों की जो भीड़ है वो बहुत क्यूट है, तो मॉब इज क्यूट एशिया में, ठीक है। तो म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश। इंडिया, साउथ अरेबिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, ताइवान, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ से पास होती है, मैंने बताया था ना, मित्र पर गमछा झाड़। अच्छा मैंने ना उस वीडियो में एक मतलब मिस्टेक कर दी थी, मैंने पश्चिमी बंगाल की जगह पूर्वी बंगाल बोला था जल्दबाजी में, तो उसका याद रखना। और नियरेस्ट सिटी कौन सी हमारी, उदयपुर, त्रिपुरा की, ठीक है। मतलब त्रिपुरा में है ये, राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है। देन माही रिवर 2 बार कटती है, हमें पता ही है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहाँ से पास होता है, मैंने बताया था मोकुआ, MOCUA। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर भी दिया है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, ठीक है। नाउ अभी क्रॉस कहाँ पे करता है, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, मतलब हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो कोरिया नाम की जगह, कोरिया, KORIA ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ प्राइम मेरिडियन वाली कंट्रीज कौन कौन सी है भाई, प्राइम मेरिडियन में सीधी सी बात है, अब इसको ऐसे इमेजिन करो, इंडिया में एक सर्टेन टाइम हो रहा होता है, ठीक है। और जो भी यहाँ पे इंडिया में काम कर रहा होता है ना, जिसके बाहर के क्लाइंट्स होते हैं, वो हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, कभी रात को काम कर रहे हैं, कभी सुबह काम कर रहे हैं। और कभी भी आप दूसरी कंट्री आओ तो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई क्या टाइम है, कब घड़ी चेंज करनी है, क्या है, बहुत हेडेक है। तो यार लेट्स इमेजिन कि आपको दूसरी कंट्री भेज रहे हैं, तो आप फंस जाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी आपको। तो मान के चलो एक लड़का है बबलू, हमने उसको दूसरी कंट्री भेज दिया, तो तुम फंस गए बबलू। अब तुम टाइम ही चेंज करते रह जाओगे, घूम फिर तो आओगे नहीं दूसरी कंट्री में, है ना। तो तुम फंस गए बबलू। तो कैसे, TUM, टोगो, UK, माली, ठीक है। फर्स्ट FAS, फ्रांस, अल्जीरिया, स्पेन। गए से क्या है, घाना। एंड B से क्या है, बबलू से क्या है, बुर्किना फासो। एक और चीज़ याद रखना, एक छोटे से आइलैंड से पास होती है जिसका नाम है क्वीन मॉड लैंड ऑफ एंटार्क्टिका, ठीक है। इजी। आगे चलते हैं। इक्वेटर में कैसे याद रखेंगे, 0 डिग्री पे इक्वेटर है, कौन कौन सी कंट्रीज है, अगेन साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में हम देखेंगे, राइट। तो साउथ अमेरिका में ECB, अरे हम बोलते हैं ना BCE, है ना, BCE बोलते हैं ना हिस्ट्री में, तो उसका उल्टा कर दो ECB। ये थोड़ा सा क्रोनोलॉजी वाइज है ये, ठीक है। तो ECB ऐसे कर दो, राइट। बट क्रोनोलॉजी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट फोकस ऑन क्रोनोलॉजी, जस्ट रिमेंबर द कंट्रीज, कौन कौन सी कंट्री है बस याद रखो। तो ECB कर लो, BCE ऐसे याद कर लो, तो ब्राज़ील, कोलंबिया, एक्वाडोर, इजी। देन अब सेंट्रल अफ्रीका की बात करते हैं। तो अफ्रीका में ऐसे याद करके रखो कि गब्बर को अंडे का सैंडविच खाना है, ठीक है। गब्बर है एक बंदा, ठीक है, वो गया है अफ्रीका और अब उसको अंडे का सैंडविच खाने का मन है, तो गब्बर को अंडे का सैंडविच खाना है। तो गब्बर से गैबोन, को से कॉन्गो, अंडे से युगांडा, अंडा मतलब युगांडा अंडा ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो अंडे से युगांडा, का केनिया, सैंडविच से सोमालिया, इजी। एंड साउथोम से भी ये पास होती है। देन कम्स एशिया। एशिया में याद कर लो माइक, MIC, माइक होता है ना, ठीक है। तो MIK याद रखना, तो माइक, ठीक है। तो माइक कैसे याद रखेंगे, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में हम कैसे देख सकते हैं इसको, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका को देखेंगे, राइट। ऑस्ट्रेलिया में तो है ही, तो ऑस्ट्रेलिया तो हमको ऑलरेडी याद है, इसमें तो कुछ याद नहीं करना। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि साउथ अमेरिका में ABC प्रोडक्शन, मान के चलो कोई प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम है ABC, ठीक है। तो अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील और चिले, ठीक है। देन अफ्रीका में हम कैसे याद रखेंगे, नो बडी सी मून मिशन इन अफ्रीका। अब देखो अफ्रीका को खुद का मून मिशन हुआ ही नहीं है, मतलब नहीं गए वो लोग,
मून पे, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि वो मून पे नहीं गए, तो कैसे बोलेंगे, नो बडी सी मून मिशन ऑन इन अफ्रीका, ठीक है। तो नामीबिया, बडी से बोत्सवाना, सी से साउथ अफ्रीका, मून से मोजाम्बिक और मिशन से मेडागास्कर, एंड ऑस्ट्रेलिया हमको याद ही है, ओके। तो आई गेस इनफ फॉर टुडे। इनको रटो, थोड़ा रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, रिवर्स को रिवाइज करो, जो ट्रिक्स बताई हैं उनको रिवाइज करो, एंड सी यू टुमारो। कल हम पूरा का पूरा ज्योग्राफी खत्म कर देंगे। सो अगेन ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।